जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक आप सभी को भारत की नंबर 1 करेंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग जो डेली करेंट अफेयर सीरीज रहता है, स्पेशल बुलेट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे देखें और फॉलो करते रहें। अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। आपके परीक्षा के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्नों को इस चैनल पे ला कर रखता हूँ ताकि आपके परीक्षा के लिए बेहतर हो सके। तो आप सभी इसे फॉलो करते रहें। आज हम इस वीडियो में 4 जनवरी के डेली करेंट अफेयर सीरीज या फिर जो है स्पेशल न्यूज एनालिसिस देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अंत तक बने रहें। आपको अंत में सवाल हमारा जवाब आपका में भी एक प्रश्न मिलेगा जिसमें पीछे वाला प्रश्न का हम आंसर बताएंगे और वही आज के लिए आपके लिए एक प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आप सभी जो है वो सवाल हमारा जवाब आपका या फिर न्यूज एनालिसिस के लिए अंत तक बने रहें। आपको जो है ये वीडियो में अंत में मिलेंगे। तो आइए हम लोग आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। कुछ समय आप मेरे साथ ईमानदारी पूर्वक रहें। तो आज का हमारा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। तो सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई कब, जो कि आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। तो इनका जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे 3 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई क्योंकि इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक गांव नाय गांव में जन्म हुआ था और उनका जीवन पूरे भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1840 में उन्होंने 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फूले से शादी की थी। उसके बाद जो है वो पूरे जीवन काल ये महिला शिक्षिका के तौर पर वर्क की थी। और ध्यान रखिएगा कि आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। जब जो है वो घर से महिलाएं नहीं निकलती थी उस समय इन्होंने बाहर निकला था और इस तरह से जो है महिलाओं को प्रेरित किया। तो ध्यान रखेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई, तो 3 जनवरी को। और इनका संबंध भारत के महाराष्ट्र राज्य से है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस शहर से किया है। तो ध्यान रखेंगे अभी जो है वो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। इसका आयोजन नागपुर में हो रहा है। ध्यान रखेंगे नागपुर महाराष्ट्र में हो रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखना है 3 से 7 जनवरी तक ये चलेगा। इसका थीम है 2023 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वोमेन एम्पावरमेंट। तो ये ध्यान रखेंगे इस बार का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वोमेन एम्पावरमेंट, इस बार का थीम है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा भी गया कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय अगले 25 वर्षों में भारत जिन ऊंचाइयों तक पहुंचा उसे हासिल करने में आप सभी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इस तरह से जो है यह इस बार का सम्मेलन कुछ अनूठी पहल है क्योंकि बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बताया गया है। तो इस तरह से ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे क्योंकि लगभग जो है एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन जो है या जो है वो समिट कहाँ पर संपन्न हुए। तो ध्यान रखेंगे कि ये समिट नागपुर के अंदर हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में धनु यात्रा या उत्सव का आयोजन किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे में तो खासकर बहुत बार एक
जो है वो ये प्रश्न पूछा गया है, या फिर एसएससी वगैरह में भी जो है काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भारत के कौन से राज्य में धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन भारत के ओडिशा राज्य में किया जाता है। भारत के ओडिशा राज्य में धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। ध्यान रखेंगे हर वर्ष इसका जो है आयोजन ओडिशा में होता है। खासकर जो है इसका जो है अगर मुख्य उद्देश्य हम जाने तो भारत से जो है ब्रिटिशों को जब भगाया गया था, यहाँ से गए थे, तो उसी उपलक्ष्य में जो है वो ओडिशा में ये धनु यात्रा उत्सव मनाया जाता है। या फिर कंस से आज़ादी लोगों को मिला था, मामा कंस से लोगों को आज़ादी मिला था, इसी उपलक्ष्य में भी धनु यात्रा का उत्सव का आयोजन ओडिशा के अंदर किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे संपन्न होती है, तो ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान पार्क की पट्टिका का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया। तो आज ही जो है वो संविधान पार्क की पट्टिका का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के राजस्थान राज्य में किया गया है। तो राजस्थान में जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान पार्क की पट्टिका का अनावरण किया गया है, ध्यान रखेंगे। उनके साथ जो है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहाँ के जो है वो राज्यपाल हैं, उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर जो है इस तरह से जो है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना है इस सारे पॉइंट को आपको कि राजस्थान के अंदर संविधान पार्क की पट्टिका का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए मैथिली ठाकुर को भारत के किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो है जो भारत के चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसने वोटरों को जागरूक करने के लिए मैथिली ठाकुर को भारत के किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। तो ध्यान रखेंगे यह आपके परीक्षा के दृष्टि से और खासकर बिहार एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि जो है मैथिली ठाकुर को भारत के किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर बिहार। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका है मैथिली ठाकुर और इनको बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। यह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करेगी। मैथिली ठाकुर ने मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में पारंपरिक लोकगीतों का गायन करती है और निर्वाचन आयोग ने उन्हें मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कुछ दिन पहले। मैथिली को 2021 के लिए बिहार का लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खानीवा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरह से जो है वो मैथिली ठाकुर इस कम उम्र में इन्होंने बहुत जो है वो आगे बढ़ा और आज इतिहास बनाया और अपने आप को साबित किया कि जो है मेहनत के बदौलत हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और मैथिली ठाकुर ने बिहार का नाम रोशन किया। तो इस तरह से जो है वो ध्यान रखेंगे कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपके लिए एक लाइन, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा मैथिली ठाकुर जो है वो हौसलों से जो है वो आज समझिए कि स्टेट आइकॉन नियुक्त हुई है। तो इसी तरह से अगर आपको भी इतिहास लिखना है तो उसके लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। आप अपना हौसला को बढ़ाएं और देखिए कि आप इतिहास लिख सकते हैं, आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। और खासकर विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के आपका विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के इतिहास के पन्ने में आपका नाम दर्ज होगा तभी जब आपकी हौसले जो है वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो अपने हौसलों को बढ़ाएं, देखिए कि आप जो है आपका नाम इतिहास में रिकॉर्ड होगा। तो आप सभी मेहनत करते रहें। मैं बार बार कहता हूँ कि आप मेहनत करें, आपका इतिहास लिखा जाएगा और आपका इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति मैं रहूँगा। तो आप सभी ऐसा करें और जो है वो मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बदौलत आप सभी चीज को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान कोई है तो वो आप हैं। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप करें और साथ साथ जितना हो सके क्लास को शेयर करें, जितना हो क्लास को शेयर करते रहें। और जो लोग नए हैं वो लोग जो है वो सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आइए जो आगे नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है कि अगले 6 माह के लिए कौन सा देश यूरोपियन संघ परिषद का अध्यक्षता संभाली है। तो यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक देश को
6 माह के लिए सौंपी जाती है और 2023 के पहले 6 माह के लिए यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता जो है वो ध्यान रखेंगे कि स्वीडन को दिया गया है, स्वीडन को दिया गया है और यह स्वीडन को चेक गणराज्य के द्वारा प्रदान किया गया, क्योंकि इससे जो है जनवरी से पहले जो है वो चेक गणराज्य इसकी अध्यक्षता कर रहा था और इस बार अगले 6 माह के लिए स्वीडन को दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल संघ की अध्यक्षता ग्रहण किया जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड है, ध्यान रखेंगे एशियन पैसिफिक पोस्टल संघ की अध्यक्षता किसने ग्रहण किया और जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है, तो इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ग्रहण किया गया, भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया गया है और इसका मुख्यालय ध्यान रखना है कि बैंकॉक थाईलैंड, यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल संघ की मुख्यालय कहाँ है, तो बैंकॉक थाईलैंड और इसकी अध्यक्षता भारत ग्रहण किया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दैनिक समसामयिकी 2023 में कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स को फिल्टर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी खोजी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो है वो माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी खोजी गई है किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे ऐसा कारनामा दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है दक्षिण कोरिया के द्वारा आपका न्यू वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स फिल्टर करने का एक टेक्नोलॉजी खोजा है। इसका अगर हम लाभ की बात करें तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की मदद से आज के समय में कम समय में और कम ऊर्जा खर्च में माइक्रो प्लास्टिक्स फ्री जल का शोधन किया जा सकता है, जो कार्बन बेस्ड टेक्नोलॉजी से हर मामले में बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स की समस्या के समाधान के रूप में सामने आई और इस तरह से इस तकनीकी की तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ध्यान रखेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक्स को फिल्टर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी किस देश के द्वारा खोजा गया, तो साउथ कोरिया, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम ब्रिज का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया, तो देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने सियोम नदी पर ही सियोम ब्रिज का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया है, तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियोम ब्रिज का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और वहां पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और इसी क्रम में सियोम नदी पर बने आपका सियोम ब्रिज का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इस बार कितने लोगों को दिया जाएगा, तो इस बार कितने लोगों को, तो एक नंबर ध्यान रखेंगे 27, यानी कि 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और यह सम्मान प्रवासी भारतीय का आयोजन 2023 में जो इंदौर में होने वाला है 9 जनवरी को, उसी में जो 17वां संस्करण है उसी में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड ये 27 लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि प्रवासी भारतीय का आयोजन जो 17वां है वो 2023 में कहाँ संपन्न होगी, तो इंदौर के अंदर ये संपन्न होंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो है वहां पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो है वो माइनस में जहां पर तापमान है जो 15,600 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है और यहीं पर जो है वो पहली महिला अधिकारी तैनात हुई है जिसका नाम शिवा चौहान है, ध्यान रखना है। तो शिवा चौहान जो है वो सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए आज का न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे में, बोलने की आजादी को लेकर संविधान पीठ ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यानी कि
ये आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोई भी राज्य या केंद्र सरकार की जो मंत्री या सांसद या विधायक हैं जो उच्च पद पर बैठे हैं, वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी है, क्योंकि जो है वो सभी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है आर्टिकल 19 के तहत। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। संविधान के आर्टिकल 19 में पहले से ही व्यापक प्रावधान है, यानी कि इसने जिक्र किया कि आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें व्यापक प्रावधान है। आपराधिक मामलों में सरकार या इसके मामले में संबंधित मंत्री द्वारा दिया गया बयान सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। यानी कि मान है कि कोई भी विधायक या मंत्री कोई भी बयान जारी करती है तो वो बयान सरकार का बयान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन इस पर जो है आप सरकार के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार की सकारात्मक रूप से रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, भले ही एक गैर राज्य एक्टर द्वारा उल्लंघन किया गया हो। तो मतलब कि जो है वो ये भी कहा कि नागरिक के मौलिक अधिकार की सकारात्मक रूप से रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, तो सरकार अपने कर्तव्य पे अडिग रहें, भले ही एक गैर राज्य एक्टर द्वारा उल्लंघन किया गया हो। तो इस तरह से जो है खासकर जो भी देखते हैं कि मंत्री या विधायक जो है वो कुछ भी बोलते हैं तो लोग बोलता है कि जो है वो जो है ये सरकार की बयान है या सरकार बोलती है। तो इस तरह से जो है वो निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सुनवाई किया गया कि अगर कोई भी कुछ बोलता है तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आज़ादी के अंतर्गत है, मौलिक अधिकार है, और वो बयान को सरकार का बयान नहीं माना जाए, क्योंकि वो आपका जो है कोई भी मंत्री प्रश्नल देते हैं और यहाँ पर इसे सरकारी जो है उसे बयान नहीं लेना चाहिए। इसी क्रम में जो है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका में कल का क्वेश्चन था, कोशिका की खोज किसने किया था? तो आप सभी ने लगभग सभी लोगों ने अच्छा आंसर किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, तो बहुत अच्छा आंसर आप सभी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, तो फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे इंतजार रहता है। और बाकी के आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।